हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी कि एक सच्चा और खूबसूरत सा दिमाग। तो ऐसा दिमाग किसका हो सकता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। वो अभी जर्मनी के एक शहर में जिसका नाम था उल्म, और किसी को ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो किस्मत है उसमें इतना ज़्यादा वो महान बनने वाले। ऑन द कॉन्ट्ररी, बिल्कुल इसका उल्टा, हिज मदर थॉट बट वॉज ए फ्रीक। उनकी माँ से सोचा करती थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक फ्रीक है, यानी कि फ्रीक का मतलब होता है दिमाग से कमज़ोर। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। उनकी माँ ऐसा भी सोचती थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो हेड है, यानी कि जो सर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है उनके लिए। एट द एज ऑफ 2.5, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन 2.5 यानी कि 2.5 ईयर्स तक आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। आइंस्टाइन को तब तक बोलना नहीं आया था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब आइंस्टाइन बोलना सीख भी लिया, यानी कि जब उनको बोलना आ गया, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। तब आइंस्टाइन हर चीज़ को 2 बार बोला करते थे, 2 बार कहा करते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को पता नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसा पेश आना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। इस वजह से उनके प्लेमेट्स, यानी कि उनके जो दोस्त थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग कहा करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इस वजह से ये जो हमारा यंगस्टर थे, यानी कि ये जो आइंस्टाइन थे, तो ये ज़्यादातर समय तक इनको अकेले ही अपने साथ ही खेलना पड़ता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। हाँ, एक चीज़ था अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कि इनको मैकेनिकल टॉयज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, जब ये अपने न्यूबॉर्न सिस्टर यानी कि माजा को देखते हैं तो वो कहते हैं फाइन, यानी कि सब कुछ तो ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स। लेकिन इस लड़की के व्हील्स, यानी कि चक्के कहाँ पर। वो इतना ज़्यादा वो मैकेनिकल टॉयज़ को वो पसंद किया करते थे कि वो अपनी सिस्टर में भी व्हील्स को ढूंढ रहे थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, ए हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक हिज सक्सेस एट एनीथिंग। एक बार का टाइम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के हेड मास्टर के फादर को कहते हैं कि आइंस्टाइन किसी भी सब्जेक्ट को अपना प्रोफेशन चुन ले, प्रोफेशन बना ले, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में अल्बर्ट आइंस्टाइन को सक्सेस नहीं मिल सकता है। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब 6 साल के हुए थे तभी से वो वायलिन को प्ले करना वो सीख रहे थे। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो वायलिन को बजाना सीखे या फिर एक म्यूजिशियन बने वो। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। फिर बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो एक गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट। अमेच्योर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि किसी भी स्पेसिफिक काम को अपने इंजॉयमेंट के लिए करता है, ना कि प्रोफेशन, यानी कि ना कि उसे पैसा कमाने के लिए उस काम को करता है। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो आगे चल करके एक बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बने, लेकिन वो ये काम को अपने प्रोफेशन के रूप में नहीं करते थे, बल्कि एक पर्सनल इंजॉयमेंट के रूप में वो ये काम को करते थे। और उन्होंने अपने अंदर के जो टैलेंट था वो ज़िंदगी भर अपने साथ रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई ख़राब बच्चे नहीं थे, यानी कि पढ़ने में वो अच्छे ही थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। इन्होंने अपना हाई स्कूल जो था वो म्यूनिक से किया था। आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। और यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के फैमिली तब मूव किए थे जब वो बस 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स को स्कोर किया था। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल से रेजिमेंटेशंस। रेजिमेंटेशंस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन, यानी कि सिस्टम। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल के रेजिमेंटेशन यानी कि स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन से वो काफ़ी ज़्यादा नफरत किया करते थे। एंड ऑफ्टन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। और अक्सर बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन के टीचर्स के साथ आइंस्टाइन का बहस हो जाया करता था, क्लैशेस हो जाया करता था। एट द एज ऑफ 15, और जब ये 15 साल के हुए, आइंस्टाइन फेल सो स्टीफल देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 15 साल के हुए तब वो चीज़ को फील किए कि उनका अब स्कूल में दम घुटने लगा है, अब इस वजह से स्कूल को छोड़ना ही अब उनके लिए बेहतरीन होगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा, द प्रीवियस ईयर, यानी कि इसके 1 साल पहले
एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे तो वो मिलान में मूव कर गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और वो अपने बेटे को अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर छोड़ दिए थे, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशंस आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। और फिर बहुत लंबे डिस्कशन के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक विश को जाहिर किया कि वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते, और वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड यानी कि वो वहाँ पर जा कर के अपने पढ़ाई को वो कंप्लीट करना चाहते हैं, जहाँ पर उनको म्यूनिक से ज़्यादा आज़ादी मिलेगा, जहाँ पर उनको ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन जो थे वो मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थे एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और इनका फिजिक्स में भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और जब अपने स्कूल को कंप्लीट कर लिए थे, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तब अपने विश को जाहिर किया कि ये ज्यूरिक यूनिवर्सिटी से अपने आगे की पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वेलरस मोस्टैक। लेकिन बस साइंस ही एक ऐसा चीज़ नहीं था जो कि आइंस्टाइन को अपनी तरफ अपील करता था, अट्रैक्ट करता था। और अगर हम लोग रियलिटी में बात करें तो आइंस्टाइन काफ़ी ज़्यादा एक डैशिंग यंग मैन थे, और इनके पास एक वेलरस मोस्टैक थे, यानी कि ये लंबा लंबा मूछ भी अपने टाइम पर ये रखा करते थे। बहुत ज़्यादा ये हैंडसम टाइप के इंसान थे, अपने पर्सनैलिटी को ये मेंटेन करके रखते थे। तो आप लोग यहाँ पर आइंस्टाइन के फिगर को देख सकते हैं। ये आइंस्टाइन का जब वो 21 की एज के थे, और ये 19 पे जब वो बूढ़े हो गए थे तब के बारे में है। 7 पॉइंट, ही ऑल्सो फील्ड ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मेलेवा मैरिक। आइंस्टाइन का जो इंटरेस्ट था अपने एक फेलो स्टूडेंट के प्रति वो ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था, जिसका नाम क्या था, मेलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature। आइंस्टाइन तो ऐसा मानते थे कि ये जो मेलेवा मैरिक है ये बहुत ज़्यादा क्लेवर क्रिएचर, एक बहुत अच्छा चालाक लड़की है ये। दिस यंग सर्ब, ये जो यंग सर्ब यानी कि जो सर्बियन थी, हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, ये भी स्विट्ज़रलैंड में आई हुई थी। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी था ज्यूरिक का, तो ये स्विट्ज़रलैंड में कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटीज़ में से एक थे जो कि पूरे यूरोप में वुमेन को डिग्रीज देने का काम कर रहे थे। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। आइंस्टाइन हमेशा जो है वो नफरत किया करते थे, और वो हमेशा जो रहते हैं वो एक डिस्टेंस को मेंटेन किया करते थे फिलिस्टीन्स के प्रति। फिलिस्टीन्स ऐसे लोग रहते हैं जिनको किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, चाहे वो आर्ट के बारे में बात किया जाए, लिटरेचर के बारे में बात किया जाए, या तो फिर म्यूज़िक के बारे में बात किया जाए। विथ हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट उड्स, और ये हमेशा बेसिकली है इनको उड्स यानी कि इनको नेगलेक्ट किया करते थे, और एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट्स इनको देखा करते थे। द कपल फेल इन लव, और फिर आइंस्टाइन और मेलेवा मैरिक ये दोनों ही कपल अब लव में पड़ गए। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। बहुत सारे लेटर्स इन दोनों का आज भी सर्वाइव करते हैं, जिसमें इन दोनों के ने जो भी बेसिकली प्यार के में आकर के एक दूसरे को शब्द कहे वो सब कुछ लिखे हुए। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब यहाँ पर सॉफ्टनेस है, यानी कि जो भी लेटर्स हुआ करते थे, लव लेटर्स हुआ करते थे आइंस्टाइन और मेलेवा मैरिक के बीच में, तो उसमें कुछ लव से रिलेटेड भी वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, कुछ साइंस से रिलेटेड भी वर्ड्स को यूज़ किए जाते थे, वो भी सॉफ्टनेस के साथ। रोट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusions। कितना ज़्यादा खुशी होगा हम लोगों को जब हमारा ये जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, जब हमको एक इसके ऊपर जीत मिलेगा, यानी कि जब हमारा ये जो थ्योरी है वो पूरी दुनिया भर में एक अच्छा मुकाम को पाएगा, तब हम लोगों को कितना ज़्यादा खुशी मिलेगा। ऐसा जो है वो आइंस्टाइन कह रहे थे, या फिर सॉरी इन्होंने ऐसा लिखा है। पॉइंट हमारा, इन 1900 एट द एज ऑफ 21, यानी कि 1900 में आइंस्टाइन 21 के हो गए। आइंस्टाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अभी के टाइम पर तो एल्बर्ट आइंस्टाइन यानी कि 21 साल में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट वो हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, और वो टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करने लगे। गिव प्राइवेट लेसन्स, वो प्राइवेट लेसन्स देने लग गए बच्चों को। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1982, फिर आखिरकार 1902 में इनको एक जॉब मिल गया, वो भी टेक्निकल एक्सपर्ट का, वो भी पेटेंट ऑफिस बर्न में। वाइल ही वॉज सपोज टू बी एक्सेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, और ये जो पेटेंट ऑफिस जो बर्न में था, यहाँ पर ये दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को ये क्या एक्सेस कर सकते थे, उनके ऊपर ये रिसर्च भी कर सकते थे। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। आइंस्टाइन बाकी सारे साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो रिसर्च थे, उनको एनालाइज किया करते थे और अपने खुद के आइडियाज़ को सीक्रेट में डेवलप किया करते थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द बुरी ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ये एक बार तो ये मजाक करते हुए जोक में ये बात को भी कहते कि इनका जो डेस्क ड्रॉवर है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज है फिजिक्स के,
यानी कि आइंस्टाइन जो थे वो सीक्रेटली थ्योरीज़ को डेवलप किया करते थे। 9th पॉइंट फिर हमारा, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1995 was Einstein's special theory of relativity according to which time and distance are not absolute। फिर सबसे ज़्यादा जो फेमस पेपर था आइंस्टाइन का 1995 में इसको पब्लिश किया गया था, जो कि था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इसके अकॉर्डिंग टाइम और जो डिस्टेंस रहता है वो एक दूसरे से एब्सोल्यूट यानी कि एक समान नहीं रहता है। इंडीड इसके बजाय टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, अगर हम लोग दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स को ले लेंगे, will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them have been moving very fast relative to the other। अगर हम लोग दो परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स को ले लेंगे और दोनों ही अगर क्लॉक्स हैं वो अपने एक जर्नी को कंप्लीट करेंगे, तो जो हमारा क्लॉक रहेगा, वॉच रहेगा, तो वो अपने जर्नी को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करेगा दूसरे वॉच के कंपैरिजन में। यानी कि जो डिस्टेंस है वो सेम ही कंप्लीट करना पड़ रहा है, लेकिन जो टाइम जो लग रहा है तो वो जो है वो सेम नहीं यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है हमें। यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम में डिफरेंसेस है। फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिराइव्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसी थ्योरी के बेसिस में इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट और अपना फेमस फार्मूला भी दिया था, वो भी एक रिलेशनशिप के बेसिस पे मास और एनर्जी के बीच में, जो कि हमारा E = mc² है। यहाँ पर E का मतलब एनर्जी से, M का मतलब मास से है, C का मतलब जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से है, वो भी वैक्यूम में, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो होप सो आप लोग, अगर फिज़िक्स आपका सब्जेक्ट होगा तो ये सब चीज़ आप लोग फिज़िक्स में भी पढ़ने वाले हो। 10th पॉइंट, वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स। जब आइंस्टाइन सबसे डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम्स को फिजिक्स में सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, तो उनका जो प्राइवेट लाइफ जो था वो काफ़ी ज़्यादा फेल हो रहा था, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। एल्बर्ट आइंस्टाइन चाह रहे थे कि जैसे उनका स्टडीज़ कंप्लीट हो तो मेलेवा मैरी के साथ उनका शादी हो जाए, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ से बिल्कुल नहीं चाह रही थी। शी थॉट मेलेवा who was 3 years older than her son। और उनकी माँ ऐसा मानती थी कि जो मेलेवा मैरी का, जो कि 3 साल बड़ी भी है उनके बेटे यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से, was too old for, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है उनके बेटे से। तो शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मेलेवाज इंटेलिजेंस, और वो हमेशा नेगलेक्ट किया करती थी और अपोज किया करती थी मेलेवा मैरी के इंटेलिजेंस को। शी इज़ ए बुक लाइक, और वो हिज मदर सैड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग्स ऑफ, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को हमेशा कहा करती थी कि वो जो लड़की तुम्हारे लिए किताब की जैसी है, वो हमेशा तुम्हें बस ज्ञान का बात देती रहेगी। और यही बात कह करके एल्बर्ट आइंस्टाइन की शादी को रोक दिया गया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और फिर आखिरकार इन दोनों का शादी हो गया था 1903 के जनवरी में। एंड हैड 2 सन्स, और फिर आगे चल करके इनके 2 बेटे भी हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर में द मैरिज फेल्टर्ड, यानी कि जो शादी है वो कमज़ोर होने लग गया। मेलेवा मीन वाइल, मेलेवा अगर सही मायने पे बात किया जाए, वॉल लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, ये अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को धीरे धीरे खोने लग गई। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और ये धीरे धीरे एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, फिर इन दोनों के बीच में बहुत फाइट वगैरह होना शुरू हो गया। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और फिर फाइनली ये जो कपल है इनके बीच में डाइवोर्स भी हो गया 1919 को। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और 1919 को ही जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो अपने कज़न यानी कि एल्सा के साथ शादी भी कर ली। तो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 12th पॉइंट है। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेंट विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। आइंस्टाइन ने अपना नया चैप्टर का शुरुआत कर दिया था, जिसकी वजह से अब इनको दुनिया में एक बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी मिलने वाला है। इन 1950 ही हैज़ पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सन 1915 को इन्होंने पब्लिश किया अपना एक पेपर, जिसका नाम क्या था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से एक नया कंक्लूजन आया पूरी दुनिया के सामने, वो भी ग्रेविटी के बारे में। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, और एक सूर्य ग्रहण लगा था 1919 को, उसमें आइंस्टाइन ने प्रूव भी कर दिया कि इनका जो कैलकुलेशन था या फिर इनका जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि सन 1919 को एल्बर्ट आइंस्टाइन ये चीज़ को परफेक्टली या फिर एक्यूरेटली कैलकुलेट कर दी एडवांस, यानी कि पहले ही, कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी स्टार्स हैं तो वो जो अपनी लाइट को एमिट कर रहे हैं वो किस तरह से सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि मुड़ जा रहा है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अब ये जो न्यूज़पेपर जो था इसको ऐसा प्रोक्लेम किया गया, दावा किया गया कि ये तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात किया गया है।
आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स, फिर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला, वो भी फिजिक्स के ऊपर 1921 को। ही वॉज शोड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस, अब इनको बहुत ज़्यादा इज्जतों से सम्मानित किया गया। इनको पूरी दुनिया भर में चारों तरफ से इन्विटेशंस आने लग गए और चारों तरफ हमेशा प्रेस का भी इनके पास भीड़ देखने के लिए मिल रहा था। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी पावर में आ गया 1933 को, जब हिटलर पावर में आ गया था, आइंस्टाइन ही माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर जो हमारे आइंस्टाइन थे तो वो अमेरिका में शिफ्ट कर गए। 5 years लेटर, फिर 5 साल बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी हो गया था। हेड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन ऑपरा, तो इसमें एक अमेरिकन फिजिसिस्ट जितने भी थे उनके अंदर एक खलबली मच गया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम फैसिज्म, बहुत सारे जो लोग जो थे वह फैसिज्म से भागने के लिए जर्मनी से अब भागने लग गए थे। जस्ट एज आइंस्टाइन, जैसे कि आइंस्टाइन ने किया था। तो फैसिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी होता है जिसमें स्पेसिफिक कैटेगराइज करके इंसानों को जीने का अधिकार दिया जाता है, जैसे कि हिटलर ने किया था, जिसमें वो बस नॉर्डिक जर्मन आरियंस को ही अपने देश में सर्वाइव करने का अधिकार दे रहा था, बाकी दूसरे जितने भी कैटेगरी ऑफ पीपल्स थे उन सभी को वो मार दे रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो उसके शिकार हुए थे वो यहूदी लोग हुए थे। तो ये सभी चीज़ हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है क्लास 9th में ही। एंड नाउ दे वर एफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, और हमारे आइंस्टाइन डर रहे थे कि कहीं नाजीज ने कहीं एटॉमिक बॉम्ब तो नहीं ना बना लिया और फिर इससे दुनिया में काफ़ी ज़्यादा तबाही मच सकता है इस वजह से। पॉइंट 15, एट द अर्गिंग ऑफ ए कलीग, अपने एक कलीग के आगे यानी कि अपील करने पर आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ऑन 2 August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो 1939 को, स्पेशली 2 अगस्त 1939 को, जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर यानी कि खत लिखते, जिसमें वो बताते कि एक जो सिंगल बॉम्ब है वो कुछ इस तरह का होता है कि अगर आप इसको एक पोर्ट के ऊपर रिलीज़ करोगे एक्सप्लोड करने के लिए, तो ये बस पोर्ट को ही तबाह नहीं करेगा, उस स्पेसिफिक एरिया को ही तबाह नहीं करेगा, बल्कि उस पोर्ट के अलावा उसके आसपास जितने भी पोर्ट होंगे उनको भी वो बर्बाद कर देगा, और जितने भी बेसिकली जो सराउंडिंग टेरिटरीज होंगे उनको भी वो ख़त्म कर देगा। इस वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और इनका जो वर्ड था वो कहीं पर भी फेल नहीं हुआ। जितना ये असर दिखला रहे थे अपने वर्ड्स में, जितना इनका इफेक्ट था एक एटॉमिक बॉम्ब के रिएक्शन पर, उतना इन्हें देखने के लिए भी मिला। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, यानी कि जो अमेरिकन थे तो वो लोग एटॉमिक बॉम्ब को डिस्कवर कर लिए थे, वो भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के थ्रू खुद से, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और इसको ड्रॉप भी कर दिया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, वो भी अगस्त 1945 को, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने के लिए मिला इन दोनों शहरों में। 16 पॉइंट हमारा, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। हिरोशिमा और नागासाकी में जितना ज़्यादा तबाही हुआ था, वो तबाही को देख करके आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। वो बर्बादी जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा सदमे में ला दिया। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। मिसिव का मतलब एक लेटर से ही है, और इस टाइम पे भी वो एक पब्लिक लेटर लिखते हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए, जिसे सब कोई पढ़ सके, सब कोई देख सके। इससे पहले तो प्राइवेटली लिखे थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, जिसमें उन्होंने इनके बात को नहीं माना था। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशंस ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने एक डिमांड रखा था पूरे दुनिया भर के लिए भी एक सरकार होना चाहिए, तभी ये अलग अलग देशों के बीच में जितना जंग हो रहा है उस चीज़ को रोका जा सकता है। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जिस तरह से रोजवेल्ट के ऊपर इनके लेटर का कोई भी असर नहीं हुआ था, तो वैसे यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी इनके लेटर का कोई भी असर नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन फिर उसके 10 साल बाद आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब आइंस्टाइन अपने आप को पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा ही इन्वॉल्व कर लिए थे, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर ए पीस एंड डेमोक्रेसी। आइंस्टाइन ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया पॉलिटिक्स में जितने भी तरह के नफ़रत है या फिर लोगों के अंदर जो चिढ़ है उसको ख़त्म करने का, लोग जितने भी हथियार को बना रहे हैं या फिर जितने भी तबाही वाली चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रोकने का, आइंस्टाइन ने पूरे तरीके से अपने पॉपुलैरिटी को भी इस्तेमाल किया पूरी दुनिया भर में शांति और लोकतंत्र को लाने के लिए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, फिर आखिरकार आइंस्टाइन का डेथ हो गया, वो भी 1955 को, जब वो 76 साल के सिर्फ थे। He was celebrating as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। और इस समय के टाइम पर एक तरीके से वर्ल्ड सिटीज़न के फॉर्म में आइंस्टाइन और एक साइंटिफिक जीनियस के फॉर्म में एक स्पेशल डे को सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि ये पूरी दुनिया भर के लिए एक सिटीज़न बन करके ये मरे हैं। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि इनका जो भी
एक्सपेरिमेंट्स थे, इनके जो भी एक तरीके से रिसर्च थे, तो उसका फ़ायदा पूरी दुनिया भर में पहुंचा है। आज भी हम लोग इनके बहुत सारे फिज़िक्स की जो थ्योरीज़ है उसको सॉल्व करते हैं और उनको एक तरीके से अपने लाइफ के और ज़्यादा मॉडर्न बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और आइंस्टाइन एक साइंटिफिक जीनियस थे, इस बात में तो किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं है। और यहाँ पर अगर स्पेशली ये ध्यान दो विजनरी, तो आइंस्टाइन के लिए विजनरी वर्ड को यूज़ किया जाता है क्योंकि आइंस्टाइन ने जो फ्यूचर के बारे में सोचा हुआ था तो वो काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल और एक इंटेलेक्चुअल वे में सोचा हुआ था, जो कि काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ। तो फिर यही था हमारा ये जो पूरा कंप्लीट टोटल चैप्टर है। होप सो आपको ये जो चैप्टर वो अच्छे से समझ में आएगा। तब भी अगर आपका किसी